हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। 12 बजे के इस सेशन में आज हम यहां से 3 अगस्त से इसे शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज अवर वेरी फर्स्ट सेशन। और बिफोर वी बिगिन विद द सेशन और आज का एडिटोरियल पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इस सेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो सेशन है इसे हमने अभी फिलहाल के लिए 21 डेज के एक पायलट रन पे रखा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये 3 वीक्स का एक पायलट रन पे चलने वाला एक पार्ट रहेगा। द हिंदू एनालिसिस का टाइम 12 बजे इसलिए रखा गया है बिकॉज इसके पहले स्टूडेंट्स को पूछा गया था कि आपको कौन सा फेवरेबल टाइम चाहिए। स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना था कि 9 या 12 बजे का टाइम सबसे ज्यादा सेफ रहेगा और सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस पार्ट एट 12। दोपहर को 12 बजे का टाइम इसका रखा गया है। देन coming on to the third part, इसमें we are going to cover one article per day. द हिंदू में we will be taking up one editorial article per day. लेकिन if possible, अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा रीडिंग डेली डाइजेस्ट कर सकते हैं तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो आपके फीडबैक्स के हिसाब से इसको कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्ट किया जा सकता है। इफ यू विश कि द हिंदू के 2 या 3 एडिटोरियल के आर्टिकल्स को कवर किया जाए तो we can even do that. Okay, but as of now we will be taking up one article. Then the fourth very important part, सेशन को जानबूझ के छोटा रखा गया है so that रीडिंग आपको बोरिंग ना लगे। I'll try कि आपको रीडिंग जितनी हो सके उतनी इंटरेस्टिंग मैं बना कर दूं so that आरसी के पैसेज सॉल्व करने में, वोकैबलरी में और यहां तक कि जीके का बैकग्राउंड कंफर्म करने में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बट एज ऑफ नाउ शुरुआत में हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा है सो दैट आपको छोटे सेशन की एक आदत पड़ जाए और अच्छी रीडिंग करने में आपकी एक हैबिट सी हो जाए। धीरे धीरे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। देन कमिंग ऑन द एडवांटेजेस पार्ट ऑफ इट, आखिर ये द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस क्यों पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि व्हाई डू वी नीड ऑल दिस थिंग्स। सी, एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपको प्री और मेंस ये दोनों एग्जाम मिला के कम से कम 5 आरसी के पैसेज सॉल्व करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा रीडिंग का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस क्लोज टेस्ट में भी आता है जो आपके एग्जाम का पार्ट है इंग्लिश में। देन अलोंग विद दैट यू मस्ट हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी सो दैट आप वर्ड्स को समझ पाए, आप सेंटेंसेस का सही मीनिंग निकाल पाए। एंड देन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि केवल इंग्लिश का सेक्शन ठीक कर लेने से बात नहीं बनती। हमारा ग्रुप डिस्कशन, हमारा इंटरव्यू और हमारा एसे राइटिंग कंपटीशन ये भी बहुत अच्छा होना ही चाहिए। दोज स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर पीओ स्पेशली उनके लिए तो इस मामले में काफी सीरियस रहना शुरू से ज्यादा अच्छा होगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको इस एक एस्पेक्ट में बहुत प्रॉब्लम जाती है। सो ये द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपको आरसी पैसेज में भी मदद करेगा, ये आपको जीडी में भी काफी मदद करेगा, ये इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेगा, यहां तक कि एसे राइटिंग कंपटीशन में भी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू गॉट ऑल पॉसिबल aspects to attend this the Hindu editorial session. All right, so this is equally suitable for students of banking as well as SSC, UPSC and PSC. Okay, so let us begin with the session. आज का editorial का analysis part शुरू करते हैं। यस गाइस, ये रहा आज का द हिंदू का एडिटोरियल। काफी शानदार आर्टिकल आया है आज। शुरुआत हो रही है भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के एक शानदार आर्टिकल से। अब मैं लाइन बाय लाइन हर चीज को पढ़ता चलूंगा। येलो कलर में जितना हाईलाइटेड पार्ट आप देख रहे हैं ये है वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इस द हिंदू एडिटोरियल में से हम निकाल सकते हैं, जिसको हमें सीख लेना चाहिए। मैं ना केवल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा बल्कि बैकग्राउंड भी बताता चलूंगा और इन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको समझाता चलूंगा। आपको करना केवल ये है कि बिना बोर हुए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इत्मीनान से एक एक बात सुननी है, समझने की कोशिश करनी है और हो सके तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की नोट्स बनाकर रख लेनी है। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द वर्क।
रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी। रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी, कहने का मतलब यह है कि भारत का आत्मविश्वास दोबारा से रीबिल्ड किया जाना चाहिए एंड रिवाइव द इकोनॉमी, इकोनॉमी में सुधार लाने की जरूरत है। The path to a sustained recovery is to improve sentiments in society using economic tool। अब यदि हमें इस वक्त भारत को इस गंभीर समस्या, भारत में इस वक्त कोरोना पेंडेमिक की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जिसके वजह से आर्थिक हालात तो खराब हैं ही और लोगों के शारीरिक हालात भी बहुत खराब है। अब इस तरह की चीजों से अगर भारत को निकालना है तो मनमोहन सिंह जी का कहना है कि इकोनॉमिक टूल्स को यूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक टूल्स का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले भारत की आर्थिक हालत ठीक करनी पड़ेगी। अगर भारत के अंदर पैसा होगा, गरीबी दूर होगी और लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे रहेंगे, जॉब्स रहेंगे, तो इस समस्या से, कोरोना की इस समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। मनमोहन सिंह और प्रवीण चक्रवर्ती ने ये आर्टिकल बनाया है और आज के द हिंदू का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो मी वर्ड बाय वर्ड। These are extraordinarily difficult times for our nation and the world. People are gripped with the fear of disease and death from COVID-19। मनमोहन सिंह कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा समय चल रहा है हमारे भारत देश के लिए और इस वक्त भारत के लोग कोविड 19 के डर में पूरी तरह से डूब चुके हैं और कोविड 19 के वजह से जो डेथ हुई है उसने भी बहुत ज्यादा तांडव मचा के रखा है। आप तो जानते ही है दोस्तों, लगभग 40,000 के आसपास डेथ अब भारत में होने को आ रही है और भारत में कुल मिलाकर केसेस अब 1.2 मिलियन के भी ऊपर जा चुके हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट पता है। इस वक्त कोरोना में भारत का वर्ल्ड में रैंक कौन सा है? थर्ड रैंक है। नंबर ऑफ डेथ के हिसाब से नहीं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। पहले नंबर पर अभी भी यूएसए बना हुआ है, सेकंड नंबर पर है ब्राजील और थर्ड नंबर पर है इंडिया। तो मनमोहन सिंह उससे रिलेटेड एक चिंता जाहिर कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। दिस फियर इज यूबिक्विटस एंड ट्रांसेंड्स ज्योग्राफी, रिलीजन एंड क्लास। मनमोहन सिंह का कहना है कि ये जो खतरा है ये यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब होता है यत्र तत्र सर्वत्र, यानी ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो हर जगह फैल चुका है। हर जगह, यूबिक्विटस का मतलब होगा हर जगह, यानी कोई व्यक्ति, कोई उम्र, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन इससे अछूता नहीं है। एंड ट्रांसेंड्स ज्योग्राफी, रिलीजन एंड क्लास। ट्रांसेंड्स का मतलब होता है हमारी सोच से परे, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, राइट। मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांसेंड्स का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। यहां ऐसा आएगा, सॉरी, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स मतलब आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा भयानक। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि करोड़ों में केसेस हो जाएंगे, लेकिन हो ही गए। The inability of nations to control the spread of the novel coronavirus and the lack of confirmed cure of the disease have exacerbated people's concerns। इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने में देश पूरी तरह से इनेबल रहे हैं। अब ये केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं कि बहुत से देश इसमें असक्षम रहे हैं और जिसके वजह से कंफर्म्ड इलाज मिल भी नहीं पाया है। एंड हैव एग्जैसरबेटेड पीपल्स कंसर्न। अब ये वाला वर्ड देखिए दोस्तों, एग्जैसरबेटेड। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बद से बदतर बना देना, मेकिंग थिंग्स मोर वर्स। मैं यहाँ पर बाजू में हर चीज के नोट्स लिखता जा रहा हूं, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि कौन से वर्ड का मीनिंग कहाँ है। मेकिंग थिंग्स मोर वर्स, एग्जैसरबेट का मतलब क्योंकि कोरोना वायरस आया और लोग उससे लड़ भी नहीं पाए, इसीलिए समस्या और ज्यादा गंभीर होती चली गई। Such a heightened sense of anxiety among people can cause tremendous upheavals in the functioning of societies। Okay, मतलब ये कि इतनी भयानक व्याकुलता और चिंता के वजह से लोगों में या फिर सोसाइटीज में एक अचानक से आया हुआ वायलेंट या सडन चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि लोग अब पूरी तरह से टूटने लगे हैं और ऐसे हालात में वो वायलेंट हो सकते हैं। अपहीवल्स इन द फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। अपहीवल का मतलब होता है किसी का वायलेंट हो जाना या सडनली चेंज हो जाना, ठीक है।
Consequently, disruption of the normal social order will inevitably impact livelihoods and larger economy. डिसरप्शन इन द नॉर्मल सोशल ऑर्डर, दोस्तों अक्सर हम इस वर्ड का गलत मतलब निकाल लेते हैं। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से अस्तित्व में आ जाना या किसी चीज का अचानक से फट पड़ना, राइट। तो डिसरप्शन जो हुआ है नॉर्मल सोशल ऑर्डर में, यानी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है, विल इनएविटेबली इंपैक्ट लाइवलीहुड एंड लार्जर इकोनॉमी। उसके वजह से लोगों की जिंदगी पे, लाइवलीहुड का मतलब होता है लोगों का जीवन, उनकी दाल रोटी, एंड लार्जर इकोनॉमी, और जितने बड़े इकोनॉमी पे हम बात करें वहां पर लोग परेशान ही हैं। आगे पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हैज बीन मच डिस्कस्ड। देयर इज यूनानिमिटी अमंग इकोनॉमिस्ट दैट द ग्लोबल इकोनॉमी will experience one of its worst years in history. India is no exception and cannot buck the trend. While estimates vary, it is clear that for the first time in many decades, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली। मनमोहन सिंह ने इस बात को हाईलाइट कर दिया है कि दशकों तक जो नहीं हुआ वो अब होने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, राइट। तो ये तो वाकई में हम सब मानते ही हैं, और हर प्रकार की रेटिंग एजेंसी ने भी बोला है कि अर्थव्यवस्था तो सिकुड़ने वाली है ही। बहरहाल इस पैराग्राफ को एक बार मैं ढंग से समझा देता हूं। ये बोलना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंपैक्ट कोविड-19 के वजह से आया है, उसके वजह से यूनानिमिटी अमंग इकोनॉमिस्ट दैट द ग्लोबल इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इट्स वर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री। यूनानिमिटी जो आई है उससे मतलब हर किसी का विचार यही है कि बहुत ही बुरे दिन, इतिहास के सबसे बुरे दिन अब हमको देखने को मिलने वाले हैं। इंडिया इज नो एक्सेप्शन। भारत कोई एक्सेप्शनल देश तो है नहीं। जैसे दुनिया के हालात है वैसे भारत के हालात है। एंड कैनॉट बक द ट्रेंड। कैनॉट बक द ट्रेंड, ये BUC के बक, बक का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा कर देना, किसी चीज को अपोज कर देना, रेजिस्ट कर देना। बक का मतलब होता है अपोज या रेजिस्ट। मतलब भारत अकेला, जो कुछ दुनिया में इस वक्त परेशानी चल रही है कोरोना की वजह से, भारत उससे अकेला बच नहीं सकता, ऐसा इनके बोलने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इवेंट विथ डीप इंपैक्ट। ओके, अब मैं एक फर्स्ट हैंड रीडिंग ले लेता हूं फटाफट और आपको समझा देता हूं। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट मियरली अ GDP नंबर फॉर इकोनॉमिस्ट टू एनालाइज एंड डिबेट। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन केवल आंकड़े नहीं होते किसी अर्थशास्त्री के लिए कि वो बस उनको देख ले और उसके ऊपर चर्चा करता रहे, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स अ रिवर्सल ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। वाह, बड़ी शानदार लाइन बोली है। इनका कहना यह है कि अरे भाई, इकोनॉमिक इंपैक्ट का मतलब होता है आपकी सालों की मेहनत को पूरी तरह से पानी में मिला देना, या फिर सालों की मेहनत जो है उसका धीरे 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 खत्म होते जाना, और वो हो ही रहा है। अ सिग्निफिकेंट नंबर अमंग द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी में स्लिप बैक इनटू पॉवर्टी। SLIP स्लिप, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, राइट, और SLEEP स्लिप का मतलब होता है सो जाना। तो दोनों बातों में अंतर है। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरह के हालात बन गए हैं कि बहुत से लोग अब गरीबी के अंदर स्लिप हो जाएंगे, यानी वो फिसल के गरीबी में चले जाएंगे। अ रेयर ऑकरेंस फॉर अ डेवलपिंग नेशन। ओके, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है किसी डेवलपिंग यानी प्रगतिशील देश में, राइट। लेकिन अब तो ये होने वाला है, और भारत अकेला नहीं है भैया, ये सबके साथ होने वाला है। लेकिन हम चाहे तो इसमें से समझदारी दिखाकर बच सकते हैं, ऐसा मनमोहन सिंह जी का कहना है, राइट। आगे बढ़ते हैं जरा। Many enterprises may shut down, an entire generation may lose due to severe unemployment. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एंटरप्राइजेस भी बंद हो जाएंगे और पूरी की पूरी जनरेशन यानी पूरी की पूरी एक पीढ़ी जो है वो सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट में चली जाएगी अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो। A contracting economy can adversely impact our ability to feed and educate our children owing to a shortage of financial resources. हाँ, एक सिकुड़ती हुई इकोनॉमी हमारी काबिलियत पे और हमारे एजुकेशन पे और हमारे बच्चों पे बहुत बुरा असर डालती है। यस भाई, ये बात तो सच है। अब आप तो जानते ही है दोस्तों,
आप जिस व्यक्ति से इस वक्त मिलेंगे और उससे जो भी आप पूछेंगे उसके हाल बुरे ही चल रहे हैं। भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल चल रहा है इंडस्ट्रीज का। इसके अलावा बुरा हाल जो चल रहा है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर तो है ही, नो डाउट। इसके अलावा भारत में रियल एस्टेट का बुरा हाल चल रहा है। सो ऑब्वियसली ये समस्या दिन ब दिन और गंभीर होती चली जा रही है। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, यस, ये पढ़ लिया मैंने। अब लास्ट वाला वर्ड देखिए दोस्तों, द डिलीटीरियस इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इज लॉन्ग एंड डीप। डिलीटीरियस, वो वर्ड ठीक से देखिए। डिलीटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल। इसका मतलब होता है हार्मफुल, जो कि डैमेज कर सकता है। तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, डिलीटीरियस इंपैक्ट ऑन ऑफ एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इज लॉन्ग एंड डीप, यानी इकोनॉमी के सिकुड़ने के वजह से जो बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और स्पेशली वो बोल रहे हैं गरीबों पे। यस, ये बात तो सच है भैया। गरीबों के ऊपर जो सबसे बड़ी मार पड़ती है उसको तो हम देखते ही आए हैं। It is thus imperative to act with utmost urgency to nurse the economic back to grow to good health. The slowdown in economic activity is both a function of external factors such as the lockdown and behavioral changes of people and enterprises driven by fear. कहने का मतलब ये है कि ये बात अपने आप में इंपरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ बाजू में लिखता जा रहा हूं, आप यहाँ से मीनिंग को देखते चलिए। ओके, इंपरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इकोनॉमी को पटरी पे लाया जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमी पटरी पे नहीं आई तो इसके वजह से बहुत भयानक चेंजेस आएंगे, बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेंगे, एंटरप्राइज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और पीपल विल बी ड्रिवन बाय फियर, लोगों के मन में डर बैठता चला जाएगा। The foundation of reviving our economy is to inject confidence back in the entire ecosystem, right? कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अगर इसमें से बाहर निकलना है तो एक ऐसा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इकोनॉमी में जिससे इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। पीपल मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइव्स एंड लाइवलीहुड। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल आप देख रहे होंगे दोस्तों, हर जगह मतलब मनुष्यत का माहौल है, लोग मरते जा रहे हैं, कोरोना के केसेस सुनने को मिल रहे हैं, हर जगह क्वारंटाइन, हर जगह कैंटोनमेंट जोन बना के रख दिए हैं, उसके बाद सॉरी कंटेनमेंट जोन बना के रख दिए हैं। उसके बाद फिर ऐसा भी हो रहा है कि मतलब लोगों के लाखों लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं इसमें। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आए हैं जहां पर लोगों की नौकरियां चली गई है, नए नौकरियों के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, इलाज में काफी ज्यादा खर्च आ रहा है। तो एक मनुष्यत का माहौल, एक बहुत ही डल एटमॉस्फेयर हर जगह बन गया है, जिसके वजह से लोगों को अपनी जिंदगी की भी फिक्र हो रही है और अपने जीवन चलन की फिक्र भी हो रही है। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड वर्ड का मतलब होता है जीविकोपार्जन, यानी आदमी जिएगा कैसे, उसके लिए दाल रोटी का, रोजी रोटी का इंतजाम तो होना चाहिए ना भाई। Entrepreneurs must feel confident of reopening and making investment। हाँ, अब ये जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको लेकर बिल्कुल क्लियर रहें, इसका उच्चारण एंटरप्रेनर एंटरप्रेनर नहीं है। याद रखना, किसी इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर के सामने आपने ऐसी बातें बोली तो वो लिटरली आपको टोक देगा, इसीलिए अच्छा उच्चारण सीखना भी आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। इट इज एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो अपनी दुकान दोबारा शुरू करे और इन्वेस्टमेंट करे, जो कि वो कर नहीं रहा है। बैंक मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोवाइडिंग कैपिटल। बैंकों में एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो लोगों को उधार दे सके, वो भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोवाइडिंग फंडिंग टू इंडिया। जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मल्टीलेटरल जो एक से ज्यादा धंधे चलाते हैं, वो लोग भारत में फंडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हो नहीं रहा है। सोवरेन रेटिंग एजेंसीज मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया अबाउट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड रिस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ।
दोस्तों आपको पता है ना, मैं अपने जीके सेशन में आपको अक्सर बताता रहता हूँ, वो मूडीज वाले रेटिंग लगाते हैं भारत की, फिंच वाले रेटिंग लगाते हैं भारत की, राइट, स्टैंडर्ड एंड पुअर वाले रेटिंग लगाते हैं। तो ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इनको भी अब भारत पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। दोस्तों एक तरीके से देखें तो हम सिर्फ इस बात की तसल्ली कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा तो है नहीं, तो हालत तो सबकी ही खराब है। लेकिन सच ये नहीं है, हम चाहें तो इसमें से ढंग से कोशिश करके बाहर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। On Narega and cash support, there is an extreme duress among India's poor. At a time when agriculture activity has been robust, data show that just in the month of June, 62 million people demanded to work under M Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Okay, हाँ, तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि दिस इज एक्सट्रीम ड्यूरेस। ड्यूरेस वर्ड का मतलब होता है डर यानी थ्रेट। ओके, ड्यूरेस का मतलब होता है डर यानी थ्रेट। भारत के गरीबों के अंदर एक जबरदस्त डर बैठ गया है कोरोना की वजह से, और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले इतने दिनों में एम नरेगा नाम की स्कीम के ऊपर काम मांगने के लिए आने वालों की संख्या 62 मिलियन हो चुकी है। 62 मिलियन, कैन यू इमेजिन गाइस, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अब 62 मिलियन लोग अगर ये जॉब मांगने के लिए या एम नरेगा में काम करना चाहते हैं, तो इसी से समझ में आता है कि एम नरेगा में तो वेजेस मिलते हैं, तो लोगों को हर हाल में अभी इस वक्त नौकरी की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिन और बद से बदतर हो जाएंगे। दिस इज थ्राइस the usual number of the 10 times more than the total number of employed by the entire listed corporate sector. It is evident that most of them are displaced non-agriculture workers struggling to make ends meet. Such is the scale and enormity of despair is our labor force. मनमोहन जी का कहना यह है कि ये देखने में या ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि लोग अपने अपने घरों से बिखर चुके हैं, एग्रीकल्चर वर्कर डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके वजह से प्रॉब्लम ये जा रही है कि इनॉर्मिटी ऑफ डिस्पेयर। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी शब्द का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, मैं लिख देता हूं, इनॉर्मिटी का मतलब होता है ऑन लार्ज स्केल, और गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में फैल रही है। हाँ, आगे देखें। Fortitiously, the MNREGA program has been proved a bedrock to support in such times, but it is not enough. कहने का मतलब ये है कि फोर्टिशियसली यानी नसीब से, बाय लक, बाय लक, बाय लक ऐसा हुआ है कि एम नरेगा एक अच्छा कार्यक्रम साबित हुआ है, जिससे थोड़ी बहुत राहत तो मिल रही है, लेकिन हर किसी को एम नरेगा के थ्रू नौकरी थोड़ी दी जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाले काम हो गए। और मनमोहन सिंह एम नरेगा की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एम नरेगा कांग्रेस ने शुरू किया था, तो ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत फायदेमंद बात साबित हो रही है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। A meaningful cash transfer can restore confidence in these families. Money in the hands of people can provide an immediate sense of security and confidence, which is the cornerstone to restoring economic normalcy. India is perhaps the only large democracy that has not provided direct cash assistance to a significant अमाउंट ड्यूरिंग द कोविड 19 क्राइसिस। गाइस अब यहां पर मैं एक बात आपको समझा देता हूं, एक सेकेंड, जरा स्पेस बना लेते हैं हम, ये इरेजर ले लेते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर देता हूं कि आपने देखा होगा कि अमेरिका की सरकार ने वहां के नागरिकों को कैश में पैसे दिए हैं कोविड 19 से लड़ने के लिए, राइट, दे हैव गिवन द मनी इन कैश। ओके, अब कैश में पैसा जब दिया जाता है तो उसके दो बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, एक सेकेंड, हाँ, पहला फायदा ये हो सकता है कि सप्लाई साइड एकदम से मजबूत हो जाती है, सॉरी सप्लाई साइड नहीं, डिमांड साइड, माफ करना, डिमांड साइड एकदम से मजबूत हो जाती है। अब इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक इकोनॉमिक्स का फंडा समझना पड़ेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों सप्लाई और डिमांड तो होती है। अब सप्लाई को बनाए रखने के लिए डिमांड होना जरूरी है, और डिमांड को बनाए रखने के लिए सप्लाई होना जरूरी है। सरकार जो कि इन चीजों के ऊपर बैठी होती है,
उसके हाथ में लीवर होता है कि या तो वो सप्लाई साइड को बढ़ाए या तो वो डिमांड साइड को बढ़ाए। तो मनमोहन सिंह ये बोल रहे हैं कि डिमांड साइज को बढ़ाओ ना यार, यानी आप और मेरे जैसे लोग जो बाजार जाकर चीजें खरीदते हैं और जिनके खरीदने से लोगों को रोजगार मिलता है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा दो, उनको फ्री में, मतलब वो बोल रहे हैं कि नोट छाप के दे दो बस सीधा, क्योंकि अगर आप पैसे देते जाओगे तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो उतना ही सप्लाई बढ़ेगा और इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी। उनका यह भी कहना है कि लोगों में आत्मविश्वास आ जाएगा अगर उनके पास चार पैसा होगा तो। There seems to be a misplaced sense of apprehension that providing large cash may deter people from returning to the workplace when needed and starve industry of the labor। हाँ, मनमोहन सिंह इस बात से भी आगाह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी आप लोगों को कैश में पैसे दे देते हो तो समय आने पर फिर वो लोग वापस नहीं आते हैं और उनके अंदर एक निकम्मापन आ जाता है और वो रोजी रोटी के तलाश में फिर भटकना बंद कर देते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा आ जाता है तो उनकी कम से कम आज मौत नहीं होगी, पैसा आ जाता है तो कम से कम वो कुछ दिन कोरोना से निपट पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, इसके लिए पैसा देना जरूरी है, उनकी आदतें बिगाड़ने के लिए नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। सच फियर्स आर स्टेल एंड अनफाउंडेड। स्टेल अच्छा वर्ड है ये, स्टेल, स्टेल का मतलब होता है नो लॉन्गर। इस तरह के जो डर हैं ये ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। In United States, as per report, nearly 3/4 of unemployed workers received higher pay and benefits under the government's COVID-19 assistance than from their employers. But this has been prevented American industry from reopening. While it is inordinately late, it is still prudent to provide a significant sum as direct cash assistance to the poor, which can inject confidence in them to weather this COVID-19 storm. Okay, कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिकन सरकार चाहती है कि भाई उसकी इंडस्ट्री बची रहे, ओके, और वहां पर जल्दी से जल्दी रीओपनिंग हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि अनलॉक शुरू हो जाए, लेकिन इनऑर्डिनेटली लेट होता जा रहा है। इनऑर्डिनेटली लेट का मतलब हो रहा है कि एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा हद तक लेट होता जा रहा है। एंड इट इज स्टिल प्रूडेंट टू प्रोवाइड अ स्मॉल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट कैश सम एज अ कैश असिस्टेंस टू द पुअर। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी, यानी वो कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक समझदारी भरा काम है कि आप लोगों को पैसा दे दो भैया डायरेक्टली, लोगों के पास अगर पैसा होगा तो वो अपना भला खुद कर पाएंगे। राइट, आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आई। अब आगे की रीडिंग में थोड़ा जरा फास्ट ले लेता हूं सो दैट वी कैन रिकवर इट एज सुन एज पॉसिबल। लुक एट द फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम को जरा देखो, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल हालत तो बहुत बेकार हो गई है। There is also a dire need to restore confidence in the financial system which act as the vital lubricant for the economy। डायर, डायर का मतलब होता है अर्जेंट, एकदम अर्जेंट। तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देना और उसमें ल्यूब्रिकेशन करके उसको स्मूथ करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, इट इज वेरी अर्जेंट। COVID-19 assistance measure undertaken by the Reserve Bank of India and the government such as the interest rate reduction, credit guarantee and liquidity enhancement scheme are welcome steps, but they have largely failed since banks are not confident for lending। वाओ, अब इस एक लाइन में उन्होंने बैंकिंग के पूरे टर्म्स को क्लियर करने की कोशिश की है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज आप ढंग से पढ़ना। मनमोहन सिंह जी ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम करके लोगों की मदद की जा रही है, क्रेडिट गारंटी दी जा रही है उनको कि उनको लोन दिया जाएगा, लिक्विडिटी एनहांसमेंट, लिक्विडिटी एनहांसमेंट का मतलब होता है लोगों में पैसे की तरलता को बढ़ाने वाली स्कीम। ये जो चीजें सरकार ने की है वो अच्छी है, मतलब मनमोहन सिंह तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ये बोलते हैं अच्छी तो है लेकिन ये काफी नहीं है और रिजर्व बैंक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में सारा का सारा बोझ अकेले उनके ऊपर ही आ जाएगा। और अभी भी इन सब स्कीमों में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंकों के पास क्योंकि पैसा नहीं है, इसीलिए आप स्कीम बना लोगे बहुत सारी लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं। ये तो ऐसा हो गया
कि आज खाने में बहुत सारा मेन्यू हमको दिखाई दे रहा है मेन्यू बुक में, लेकिन जब हमने ऑर्डर किया तो अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अलाउइंग इंस्टीट्यूशन सच एज द आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक्रप्सी बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस regulators to function freely and professionally, it is the foundational step to restoring confidence in the financial system। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, आरबीआई के लिए, हर किसी के लिए, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटर के लिए, हर किसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेप लेना बहुत जरूरी हो गया है। It is critical to allow process such as the insolvency process to function smoothly without intervention। Okay, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब जरा मुश्किल हो गया है कि सरकार दूर बैठकर तमाशा देखती रहे और लोगों को बोले कि चलिए आप अपना अपना काम करिए, आप दुकानें खोलिए और हो जाएगा। नो, अब बात बिगड़ चुकी है, अब सरकार को बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं बदलने वाला है। इफ देर इज अ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग पीपल टू स्पेंड एंड अमॉन्ग bankers to lend, then the private sector will spontaneously derive the confidence to reopen and invest। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए लोगों में नौकरी पर जाने की एक उम्मीद बन गई, बैंकों ने लोन देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर पटरी पे आने लगेगा, यानी जितने भी प्राइवेट निजी व्यापारी हैं उन सबको उससे फायदा होने लगेगा। दोस्तों देखो, एक सिंपल सी बात आप समझ लो कि अगर कोई फैक्ट्री खुलती है जो कि बंद पड़ी हुई है क्योंकि बैंक ने उसको पैसा ही नहीं दिया है, बैंक ने लोन नहीं दिया है, तो मान लो किसी बैंक ने लोन नहीं दिया है तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये फैक्ट्री जॉब्स के लिए लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगी। नौकरी नहीं दे पाएगी तो एक आम इंसान के पास नौकरी नहीं होगी, ये जॉबलेस हो जाएगा। ये अगर जॉबलेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये टैक्स नहीं भरेगा, और अगर ये टैक्स नहीं भरेगा तो सरकार के ऊपर और बर्डन पड़ेगा और धीरे धीरे ये व्यक्ति मतलब इकोनॉमी का एक मजबूत हिस्सा कभी बन ही नहीं पाएगा, जिससे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ काफी कम हो जाएगी। ये एक बेसिक चीज है जिसको सरकार को ठीक करने का काम करना ही चाहिए। इट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको यहां तक? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। When firm feel confident of availability of capital and consumer, they do not need much else to kickstart production and investment. Corporate tax cuts such as one announced last year are misguided luxuries that will neither boost private investment nor are fiscally affordable. Knee-jerk reactions such as protection of Indian industry through trade restrictions cannot catalyze economic activity immediately, but instead it is dangerous reversal of established industrial policy that has generated enormous economic gains over the last 3 decades। मतलब ये कह रहे हैं वो कि फर्म्स को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उनको कैपिटल और कंज्यूमर्स देने पड़ेंगे, मतलब उनको पैसा भी देना पड़ेगा, उनको ग्राहक भी देने पड़ेंगे। प्रोडक्शन को किक स्टार्ट करना पड़ेगा, किक स्टार्ट मतलब किक मार के प्रोडक्शन को चालू करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट देने पड़ेंगे। ओके, सरकार ने इस दौरान एक और गलत कदम उठाया है जिसके बारे में मनमोहन सिंह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले साल की बात है कि सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट दे दी थी। वो कह रहे हैं कि ये बेवकूफाना हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उसको उन्होंने नाम दिया है मिसगाइडेड लग्जरीज, क्योंकि ऐसा करने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है। राइट, ये हमने इसीलिए किया था ताकि लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। जैसे आमतौर पे आप सोचिए कि कोई कोचिंग क्लासेस अपनी फीस कम करता है ताकि एडमिशन ज्यादा बढ़ जाए, तो सरकार भी टैक्स कम वसूलेगी ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। राइट, नी जर्क रिएक्शन रहे सच एज प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री थ्रू ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कैन कैटलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी इमीडिएटली, बट इंस्टेड इट इज डेंजरस रिवर्सल ऑफ एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए और रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं उसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले 3 दशकों में जो नहीं हुआ वो अब देखने को मिल रहा है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अ लार्ज डायरेक्ट कैश इन असिस्टेंस टू पीपल, इंप्रूविंग कैपिटल एडिक्वेट ऑफ बैंक्स एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर कॉर्पोरेट रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। हाँ,
अच्छा, अब वो ये भी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कैश अगर आपको देना है लोगों को तो उसके लिए आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस होने चाहिए। यानी ऐसा थोड़ा है कि सीधा आरबीआई में गए और खूब सारे नोट छाप लिए और वो नोट छाप के कोविड के सारे लोगों को दे दिए, पूरे देश भर में बांट दिए। ये कोई तरीका नहीं होता है काम करने का, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जबरदस्त गरीबी आ जाएगी। Government finances are already stretched with a major shortfall in revenues. Yes, वो बोल रहे हैं कि अगर सरकार अपने पास का पैसा निकाल के भी देना चाहे तब भी ये बात सच है कि सरकार के पास खुद पैसा नहीं है, उसको पिछले इतने दिनों में काफी नुकसान हुआ है। The new avenues for the tax revenue are not feasible in short terms. Higher borrowings by the government is inevitable. India cannot afford to be too fiscally restrained in this distressing time. मनमोहन सिंह का कहना यह है कि गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग्स बढ़ा लेनी चाहिए, सरकार को उधार मांगना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार इस डिस्ट्रेसिंग टाइम में मतलब ठीक हो सकती है और ज्यादा फाइनेंशियल या फिर फिस्कल टेंशन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश में दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेस और दूसरा होता है डिस्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, लेकिन डिस्ट्रेस एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है गरीबी में जीना, राइट। तो आई होप आपको यहां तक का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। आगे क्या है मैं आपको जस्ट एक लाइन में समझा देता हूं। मनमोहन सिंह इसके आगे ये कहने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट नीड टू बोरो। वो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अब लोन लेना चाहिए खूब सारा वर्ल्ड बैंक से या इधर उधर से, और लोगों की मदद करनी चाहिए। और वो ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंडिया का जब भी बाहर से लोन लाने का रिकॉर्ड रहा है तो वो अच्छा रहा है। इंडिया एक बेदाग कंट्री है, इंडिया के फाइनेंशियल शीट्स अच्छे हैं, और इंडिया ने जब भी लोन लिया है तो इंडिया ने मतलब चीजों की कदर की है। तो स्वाभाविक है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह से कोई भी हमको इजीली लोन दे देगा, और इस लोन से हम बहुत इजीली इस तरह की परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इन सब चीजों के साथ मनमोहन सिंह इस बात को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत को अब गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत इस वक्त न केवल कोरोना से लड़ रहा है, अर्थव्यवस्था से लड़ रहा है, बल्कि मिलिट्री फ्रंट में भी लड़ रहा है। आप तो जानते ही हैं गलवान घाटी में जो हुआ वो दुनिया से छुपा नहीं है। मतलब यार, प्रॉब्लम्स की तो जैसे बाढ़ आ गई है। एक तरफ आप देखोगे तो चाइनीज मिलिट्री का खतरा, दूसरी तरफ आप देखोगे तो कोरोना का खतरा, तीसरी तरफ आप देखोगे तो इकोनॉमी का भट्टा बैठता जा रहा है उसका खतरा, चौथी तरफ आप देखोगे तो समुद्र में तूफान आ रहे हैं, नदियों में तूफान आ रहे हैं, उसका एक अलग खतरा। तो ऐसे टाइम पे मतलब इतना ज्यादा हम डिस्ट्रेस हो चुके हैं कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन बहुत जल्दी चाहिए, राइट। यहाँ पर एक वर्ड है देखो, प्रिकेरियस पोजीशन। प्रिकेरियस का मतलब होता है दोस्तों डेंजरस पोजीशन, ओके, क्वाइट अ डेंजरस पार्ट, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल जो मैंने आपको समझाया। अब ये सेटिंग थिंग्स राइट, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको आप प्लीज पढ़िएगा, और इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट है ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है। कल अगर आप चाहें तो मैं ये वाला एक पैराग्राफ आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। जितने वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उनको एक बार में ठीक से फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो। दूसरा ट्रांजेंट। ट्रांजेंट शब्द का मतलब क्या होता है, लोगों की लिमिट या फिर बियॉन्ड जाकर सोचना, सरपास कर देना। तीसरा वर्ड है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है बद से बदतर बना देना। चौथा वर्ड है डिसरप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसरप्शन, अचानक से किसी चीज का सामने आना, सॉरी, डिसरप्शन का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, जो बीच में ही रुक जाता है। देन अगला वर्ड है यूनानिमिटी। देयर इज यूनानिमिटी अमॉन्ग इकोनॉमिस्ट। यूनानिमिटी मतलब यानी झगड़े हो रहे हैं एक तरह से, हाँ। देन बक द ट्रेंड। व्हाट डू यू मीन बाय बक द ट्रेंड, बक द ट्रेंड का मतलब होता है किसी ट्रेंड को अपोज करना या रोक के रखना, जो कि भारत कर नहीं पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना। उसके बाद आगे एक वर्ड यहाँ पर है देखो, डिलीटीरियस। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीटीरियस, डिलीटीरियस का मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, किसी तरह से नुकसान पहुंचाना। देन इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट।
देन ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब होता है, ड्यूरेस का मैंने क्या मतलब बताया था, थ्रेट, किसी प्रकार का डर। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी का मतलब मैंने बताया था आपको, बड़े पैमाने पर, वेरी सीरियसली। देन फोर्शियसली, फोर्टिशियसली, फोर्टिशियसली का मतलब होता है बाय लक, ऐसी कोई चीज जो नसीब से हो गई है, आपकी खुद उसमें कोई मेहनत नहीं थी। कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है एक ऐसा मजबूत पिला जिस पर बहुत कुछ टिका हुआ हो। ओके, दैट मतलब इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन अगला वर्ड है यहाँ पर स्टार, स्टार का मतलब होता है भूखा रहना। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है नो लॉन्गर। देन इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेटली, व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्डिनेटली, इनऑर्डिनेटली का मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत मजबूती से। एंड देन प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी दिखाना। ऑलराइट, बाकी के वर्ड्स भी यहीं पर लिखे हुए हैं, आप इनको देखिए और समझने की कोशिश करिए। आपको ये रीडिंग का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स थ्रेड में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बोरिंग लगा तब भी आप जरूर लिखिए कमेंट्स थ्रेड में कि यस सर इसमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो वो बात भी आप कमेंट्स थ्रेड में लिखिए। अगर आपको वोकैबुलरी के ऊपर पीडीएफ चाहिए, अलग से नोट्स चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करिए। और अगर आप एक से ज्यादा आर्टिकल पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, वो भी रोज, हाँ तो वो भी बताइए, उसको भी हम जरूर ऐड करेंगे। ऑल राइट, तो ये था आज का द हिंदू का इकोनॉमिक सेशन, जिसमें काफी अच्छे हाइलाइट्स दिए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। ऑल राइट, सेशन को एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो पर अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानबाजी की ओर से आपका दिन शुभ हो।